नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद। आप सभी का स्वागत करता हूं। गुलाब ठाकुर। आज के वीडियो में हम संविधान से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं। आज का पहला हमारा जो टॉपिक है वो संविधान का विकास है। और मुख्य रूप से पहले हम आज के वीडियो में जानेंगे कि संविधान होता क्या है, किस चिड़िया का नाम संविधान है। उसके बाद देखेंगे कि संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, है ना। तो बिना समय गवाए वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो देखिए साहब, सबसे पहले संविधान होता क्या है। तो किसी भी देश का जो सर्वोच्च कानून है वो उस देश का क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। यानी अन्य सभी कानून जिसके नीचे आते हैं, या मैं ये कहूं कि अन्य सभी कानून जिससे बनते हैं, यानी देश का कोई भी अन्य कानून संविधान से असंगत नहीं हो सकता है। मतलब आपको संविधान के अकॉर्डिंग ही अन्य लॉ निर्माण करना पड़ेंगे, है ना। उसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। तो सामान्य भाषा में मैं बात करूं तो किसी देश का मौलिक एवं लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। यानी और सामान्य शब्दों में बात करूं, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में अगर मैं बात करूं तो किसी देश के शासन प्रणाली को संचालित करने वाला जो विधान है, जो दस्तावेज है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि उस देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्या स्थिति रहेगी, ऐसे दस्तावेज को हम क्या नाम देते हैं, देश के संविधान का नाम देते हैं। ठीक है। अब देखिए, किसी भी देश का जो संविधान है, अब हमारे भारत के संविधान की अगर मैं बात करूं तो जो भारत का संविधान है वो एक पुस्तकीय रूप में है ना। देखिए, जैसे कि बाहर वाला जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये हम मान लेते हैं हमारे देश का क्या है, संविधान। ठीक है। देश का सर्वोच्च कानून जिसमें ये उल्लेख है कि हमारे देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य किस प्रकार के अंतर संबंध रहेंगे, हमारे देश की शासन प्रणाली का स्वरूप क्या रहेगा, इन सब का उल्लेख जिस दस्तावेज में होता है उसे कहा जाता है संविधान। और हमारा संविधान कैसा है, एक पुस्तकीय रूप में है। ठीक है। चलिए, अब ये जो संविधान है हमारा, ये अलग अलग भाग में बटा है। जैसे आप पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक अलग अलग चैप्टर में होती है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे अलग अलग चैप्टर होते हैं। उसी प्रकार हमारे देश का जो संविधान है वो भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है। और ये कितने भागों में बटा हुआ है, ये बटा हुआ है 22 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग हैं, 22। उप भागों को अगर हम मिला लें तो 25 हो जाते हैं, पर प्रमुख रूप से कितने भाग में बटा है, 22 भागों में हमारे देश का संविधान बटा हुआ है। ठीक है। अब ये जो भाग हैं, जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे चैप्टर पढ़ते हैं तो अलग अलग पैराग्राफ में होता है। कभी आप बुक खोलेंगे, कोई सा भी चैप्टर खोलेंगे तो वो अलग अलग पैराग्राफ में होता है। उसी प्रकार से जो भाग हैं ये अलग अलग पैराज में है। तो इन पैराज को ही हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अनुच्छेद, है ना। आपने एक नाम सुना होगा, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद कितने हैं अभी आपके, 395 अनुच्छेद है ना। अगर उप अनुच्छेदों को मिला लिया जाए तो 467 के आसपास हो जाते हैं, पर मुख्य अनुच्छेद कितने हैं, 395 अनुच्छेद हैं। तो ये भाग किस में बटे हैं, ये बटे हैं अनुच्छेद में। ठीक है। और इन जब अनुच्छेद को ही हम और अधिक विस्तारित करते हैं और विस्तार से बात करते हैं तो ये अनुच्छेद किस में बट जाते हैं, खंड में, है ना। जैसे मैं बात करूं अनुच्छेद 19। ठीक है। अब 19 अनुच्छेद में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी दी गई हैं, तो अब उनको हम खंड में विभाजित करते हैं। अनुच्छेद 19 खंड 1, उपखंड ए, है ना। तो ये खंड किस में बढ़ जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं उपखंड में। ठीक है। तो आपकी सबसे छोटी इकाई संविधान की क्या हो गई, उपखंड। जैसे ये लिखा है, इसको अच्छे से देखिए, तो ये क्या है, जो पहले लिखा है ये कहलाता है अनुच्छेद। जो कोष्टक में लिखा हुआ है ये कहलाता है खंड, और जो ABCD करके लिखे रहते हैं ये क्या कहलाते हैं, उपखंड। तो हमारे संविधान की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, उपखंड हो गई। ठीक है। अब देखिए, इसके साथ साथ संविधान में दो चीजें और हैं जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना और अनुसूची।
प्रस्तावना और अनुसूची संविधान में तो हैं, पर संविधान के किसी भाग में सम्मिलित नहीं है ना, इसीलिए हमने उनको ये भाग वाली जो लाइन है दूसरी वाली, इस लाइन से बाहर रखा है ना। प्रस्तावना और अनुसूची, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के प्रारंभ में 8 थी, वर्तमान में कितनी है? 12 है। इन सब पर मैं बड़े डिटेल से आगे जो टॉपिक्स आएंगे उनमें चर्चा करूंगा, है ना। अभी आप ये समझ लें संविधान होता क्या है, अनुच्छेद क्या कहलाते हैं, भाग कितने हैं, ठीक है, इन सब में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान का विकास। ठीक, अगर मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में मुख्य रूप से संविधान के विकास में 2 अधिनियम यानी 2 एक्ट हैं। ठीक है, 2 एक्ट हैं, एक 1919 का और एक 1935 का, 1935 का और 1990 का, 2 एक्ट सम्मिलित किए गए हैं। पर हम इसको और पहले से भी देखेंगे। ठीक है, थोड़ा कम चर्चा उस पर जरूर करेंगे और प्रमुख चर्चा हम इन दोनों आर्टिकल एक्ट पर करेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट शामिल किए गए हैं, प्रश्न भी यहीं से आते हैं। ठीक है, पर एक बेस बनाने के लिए हम पिछले कुछ जो अधिनियम है उनकी भी चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला अधिनियम 1773 का अधिनियम है ना, 1773 का अधिनियम। इसमें क्या किया गया था? तो देखिए, इसमें प्रावधान था कि बंगाल के अधीन कर दिया गया था जो अन्य मद्रास था, बंबई था, इसको किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। इसमें प्रावधान किया गया था, एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया था। साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की रोक लगा दी गई थी, मनाही कर दी गई थी, है ना। और इस 1773 का जो अधिनियम है इसी को रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार भारतीयों को रेगुलेट करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था, इसलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है 1784 का अधिनियम। इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट। चूंकि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट्स थे, इसलिए इस अधिनियम का नाम उनके नाम पर पड़ा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? तो देखिए, कंपनी के जो कार्य थे, व्यापारिक और राजनीतिक कार्य दोनों को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया कि भैया व्यापारिक कार्य के लिए एक अलग बोर्ड होगा, राजनीतिक कार्यों के लिए अलग होगा, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 2 बोर्ड बनाए गए और कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट से, है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 1813 का अधिनियम। अच्छा, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है। 1813 के अधिनियम में प्रमुख कार्य था कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त करने का कार्य यहां से किया गया। कंपनी का पहले क्या था? भारत में व्यापार केवल कौन कंपनी करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1813 के अधिनियम में कर दिया गया कि भैया अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की जो अन्य कंपनियां हैं वो भी भारत में व्यापार कर सकती थी। केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा, बाकी एकाधिकार क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। ठीक है, साथ ही ईसाई मिशनरियों को भारत आकर अपने धर्म के प्रचार करने की छूट दी गई, है ना। ये 2 प्रमुख चीजें 1813 के अधिनियम से हुई। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। 1833 का अधिनियम, है ना। देखिए, 1833 के अधिनियम में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। तो प्रश्न अगर बने कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुए, तो 1813 का अधिनियम। और पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुए, तो 1833 का अधिनियम। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। साथ ही जो
बंगाल का गवर्नर था, अब वो भारत का गवर्नर कहलाने लगा, है ना, 1833 के अधिनियम। ठीक है, आगे आता है 1853, 1853 का एक्ट है। इसमें क्या किया गया, तो इसमें सबसे प्रमुख कार्य कि सिविल सेवा का जो एग्जाम है अब वो भारतीयों के लिए खोल दिया गया, यानी अब भारतीय भी सिविल सेवा का एग्जाम दे सकते थे, है ना। देखने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, पर उस समय कुछ प्रतिबंध थे कि भैया केवल ये एग्जाम ब्रिटेन में ही कंडक्ट होगा, यानी अगर आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम देने के लिए कहां जाना पड़ेगा, ब्रिटेन जाना पड़ेगा। साथ साथ मैक्सिमम एज लिमिट कितनी थी, 19 ईयर मैक्सिमम, है ना, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, यानी अगर आप 19 वर्ष से अधिक के हो गए तो आप फिर ये एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो 1853 के अधिनियम से क्या किया गया, सिविल सेवा का प्रारंभ किया गया। ठीक, इसके बाद आता है 1858 का अधिनियम। अब ये 1858 का जो अधिनियम आया था ये 1857 की क्रांति के बाद आया था। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी, ऐसी क्रांति आगे ना हो उसे रोकने के लिए अधिनियम लाया गया था। 1858 के अधिनियम में सबसे पहले तो जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। साथ ही एक नए पद का सृजन किया गया जिसे क्या नाम दिया गया, भारत सचिव। भारत सचिव एक नया पद गठित किया गया। प्लस इसके साथ साथ 1858 के अधिनियम के बाद कंपनी का शासन भारत में खत्म हुआ और ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन यानी क्राउन का शासन भारत में शुरू हुआ। ये कब हुआ, 1858 के अधिनियम से। ठीक है, अगला अधिनियम आता है 1861 का अधिनियम, 1861 का, जिसमें सबसे पहले विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली यानी मंत्रालय को अलग अलग भागों में बांटकर शासन किया जाना। जैसे शिक्षा मंत्रालय है तो उसको प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा अलग अलग विभागों में बांटकर जो शासन प्रारंभ हुआ था, ये कब से हुआ था, 1861 के अधिनियम से विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। अंग्रेजी में से पोर्टफोलियो प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, अगला आता है 1892 का अधिनियम, जिससे क्या किया, आपके यहां अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ हुआ, है ना। इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो प्रावधान था वो 1892 के एक्ट से हुआ। कहीं 1891 मिलता है, कहीं 1892 मिलता है, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। नेक्स्ट आता है 1909 का अधिनियम। अब देखिए 1909 का जो अधिनियम आया, इसके पीछे के कुछ कारणों को देख लेते हैं। उस समय बंगाल में राष्ट्रवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र था। हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ रही थी। तो हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करने के लिए 1909 का अधिनियम आया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। ये भारत सचिव और वायसराय थे, इन दोनों के नाम पर ही इस अधिनियम का नाम पड़ा मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, इसमें प्रमुख चीज क्या हुई, तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। यानी अब मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, जहां से केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता था। तो चूंकि ये धर्म के आधार पर था, संप्रदाय के आधार पर था, इसलिए इसको नाम दिया गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, और यही वो बीज है जो आगे चल के भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कारण बना था, है ना। यहीं से वो बीज पड़ गए थे। तो इसलिए कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मूल जो था परिणाम हमें देखने को मिलता है भारत पाकिस्तान विभाजन के रूप में। ठीक है, चलिए दूसरा प्रावधान इस अधिनियम में था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, अब उसमें एक भारतीय की नियुक्ति का प्रावधान किया गया कि अनिवार्य रूप से अब उसमें एक भारतीय नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, पहले भारतीय सत्येंद्र सिन्हा थे जिन्हें गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त किया गया। ठीक है,
1909 के अधिनियम से ही प्रावधान था कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार भी परिषद के सदस्यों को मिल गया। ठीक है, अब आता है 1919 का अधिनियम। अब देखिए आपके सिलेबस में 1919 और 1935 का जो अधिनियम है वो स्पष्ट रूप से दिया गया है, इसलिए हम इन दोनों अधिनियमों को डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1919 का जो अधिनियम आया, इसके पीछे कुछ कंडीशंस काम कर रही थी। क्यों लाया गया? पहली बात तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, क्या क्या रीजन थे? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन पर यह दबाव निरंतर बढ़ रहा था, अंतरराष्ट्रीय दबाव, कि जो भारतीय हैं वो ब्रिटेन की तरफ से इस युद्ध में शामिल। तो अंग्रेजों ने यह कहा कि अगर भारतीय युद्ध में हमारा साथ देंगे तो युद्ध के उपरांत हम भारत में कुछ सुधारों को लागू करेंगे। पहला कारण प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा कारण तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाए जा रहे थे। होम रूल आंदोलन, स्वशासन के लिए तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा चलाए जा रहे थे। जनता का व्यापक समर्थन इनको मिल रहा था, तो इसके कारण भी अंग्रेजों पर दबाव बढ़ रहा था कि वो भारत में कुछ सुधारों को लागू करें। ठीक, तीसरा कारण 1916 में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल, इनमें समझौता हो गया था। अब ये दोनों मिलकर अंग्रेजों पर ये दबाव डाल रहे थे कि वो भारत में कुछ सुधारों को लागू करें। ठीक है, तो उस समय के भारत सचिव और गवर्नर जनरल मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, है ना, तो इन दोनों के ही नाम पर इस अधिनियम का नाम पड़ा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, 1917 में चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की गई कि भैया हम ये सुधार लागू करेंगे 1919 के अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, क्या क्या सुधार लागू किए गए? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 1917 में चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की गई, जिन्हें इस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। ठीक, यह घोषणा 1916 में हुए कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते व होम रूल आंदोलन में उत्पन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप मॉन्टेस्क्यू के द्वारा 20 अगस्त 1917 को ये घोषणाएं की गई। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से बात की गई कि जो भारत है, भारत को एक स्वतंत्र डोमिनियन राज्य घोषित करने की बात की गई। डोमिनियन स्टेट क्या होता है कि भाई आप अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, तो 1919 के अधिनियम में ये कहा गया कि भाई भारत को डोमिनियन राष्ट्र घोषित किया जाएगा, है ना। इसके अगर प्रमुख प्रावधानों की बात करें, आगे देख लेंगे कि जुलाई 1918 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट क्या हुई? प्रकाशित हुई 1918 में, ध्यान रखिएगा। और इस रिपोर्ट को आधार बनाकर ये अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे? देखिए, पहला, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध या द्विसदनीय विधायिका को प्रारंभ किया गया। द्वैध, द्विसदनीय यानी दो सदन, पहला उच्च सदन, दूसरा निम्न सदन। उच्च सदन जिसे नाम दिया गया राज्य परिषद और निम्न सदन जिसे नाम दिया गया विधानसभा। ठीक है, तो द्विसदनीय विधायिका प्रारंभ की गई, जिसमें राज्य परिषद को उच्च सदन नाम दिया गया और निम्न सदन को विधानसभा का नाम दिया गया। राज्य परिषद के जो सदस्य थे उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था, वहीं जो विधानसभा के सदस्य थे उनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना था और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना था। ठीक, आगे बात करते हैं। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, है ना।
इनडायरेक्ट कब हुआ था? 1891 में। डायरेक्ट इलेक्शन है ना, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1919 के अधिनियम से हुआ। साथ ही पहली बार महिलाओं को मत देने यानी वोट देने का अधिकार भी 1919 के अधिनियम से ही भारत में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो हम और आप जो आज मतदान करते हैं, जो डायरेक्ट मतदान हो गया है, वो प्रारंभ कब से हुआ? 1919 के अधिनियम से प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया कि भैया एक संघ लोक सेवा आयोग भारत में ही गठित किया जाएगा। अब जो भारत के लोग हैं उन्हें यूपीएससी का एग्जाम यानी सिविल सेवा का एग्जाम देने के लिए ब्रिटेन नहीं जाना पड़ेगा। अब वो भारत में ही रहकर सिविल सेवा का एग्जाम दे सकते थे, है ना। तो इसी के चलते ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में आपके यहां यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, प्रावधान किसमें था? तो प्रावधान 1919 के अधिनियम में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का इसमें क्या किया गया? विस्तार कर दिया गया। प्रारंभ सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909, 1919 में क्या किया गया? विस्तार कर दिया गया। विस्तार करके इसमें सिखों को शामिल कर लिया गया, ईसाइयों को शामिल कर लिया गया, और जो यूरोपीय थे यानी यूरोप के जो नागरिक थे उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। यानी अब उनके लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए। यानी 1919 के अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को न केवल जारी रखा अपितु उसको विस्तारित भी कर दिया, उसमें और लोगों को समाहित कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया कि भैया एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। ठीक, अगला क्या प्रावधान था? बहुत महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन, ये ध्यान रखिए, प्रांतों में, केंद्र में द्वैध शासन 1935 में, प्रांतों में, तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम से लागू किया गया। द्वैध शासन क्या होता है? तो द्वैध का अर्थ होता है दो, शासन के विषयों को दो भागों में बांटना, है ना, तो उसे कहा गया द्वैध शासन। तो यहां शासन के यानी प्रांत के जितने भी विषय थे उन्हें दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और अनारक्षित, रिजर्व और अनरिजर्व। ठीक है, रिजर्व जो विषय थे इन पर निर्णय लेने का अधिकार केवल गवर्नर जनरल को होता था। जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं, चाहे वो राजस्व हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सेना हो, चाहे जेल हो, चाहे वित्त हो, ये सारे आरक्षित में रख दिए गए। इन पर केवल गवर्नर जनरल निर्णय ले सकता था। और जितने भी कम महत्व के थे या खर्च वाले थे या समाज सेवा वाले थे वो सब किस में रख दिए? अनारक्षित में रख दिए। तो इन पर निर्णय लेने का अधिकार किसको दिया गया? विधायिका को दिया गया कि भैया इस पर निर्णय विधायिका ले सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, द्वैध शासन यानी शासन के विषयों को दो भागों में बांटना, आरक्षित और अनारक्षित। ठीक है, चलिए देखिए, अप्रैल 1921 से द्वैध शासन बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में क्या हो गया? प्रारंभ कर दिया गया। यानी ये वो ब्रिटिश प्रांत थे जहां पर 1921 से द्वैध शासन का प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, और क्या प्रावधान था? तो 1923 में बर्मा में भी द्वैध शासन लागू किया गया और 1932 में उत्तर पश्चिमी प्रांत में भी द्वैध शासन लागू कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया है ना। अगर एग्जाम में आए उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में पहली बार किया गया? तो 1919 का अधिनियम। ठीक है, भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमीशन की नियुक्ति का प्रावधान भी इस अधिनियम से किया गया। साथ ही भारत सचिव का जो खर्च है अब वो ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। पहले
भारत के राजस्व से दिया जाता था। अब प्रावधान कर दिया गया कि जो भारत सचिव है उसका खर्चा ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है। साथ ही केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। अब केंद्र का बजट अलग आने लगा और राज्य का बजट अलग आने लगा। ठीक है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण इस अधिनियम में प्रावधान था कि 10 वर्षों के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करेगा। तो आपको ध्यान हो तो इस समीक्षा करने के लिए ही साइमन कमीशन भारत आया था, है ना। तो ये प्रावधान या प्रश्न अगर आ जाए साइमन कमीशन का प्रावधान किस अधिनियम में था, तो उत्तर रहेगा 1919 के अधिनियम। ठीक है। चलिए अगला आपका अधिनियम है 1935 का। ये तो 1919 का हो गया, अब है 1935 का अधिनियम। तो देखिए 1935 का जो अधिनियम है इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा भारतीय संविधान पर। 1935 के अधिनियम को लाए जाने के पीछे जो मूल वजह थी वो थी गोलमेज सम्मेलन। ब्रिटेन की सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। गोलमेज राउंड टेबल, जहां पर सभी क्या होते हैं, बराबर के, है ना। सारे दलों को बुलाया गया, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी आपके भारत की, उन सबको इनवाइट किया गया और एक गोलमेज सम्मेलन किया गया। और उस गोलमेज सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों को लागू करने के लिए 1935 का एक्ट लाया गया। ठीक है। इसमें क्या क्या प्रावधान थे, क्या विशेषताएं थी, इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भारत शासन अधिनियम अब तक के जितने भी अधिनियम आए थे उनमें सबसे बड़ा था। इसमें कुल 331 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थीं और 14 भाग थे। हमारे संविधान में अभी 22 हैं, उस 1935 के अधिनियम में 14 भाग, 10 अनुसूचियां और 331 अनुच्छेद थे। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसमें कहा गया कि भैया जो 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, जो 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं और ऐसी देसी रियासतें जो स्वेच्छा से अखिल भारतीय संघ में शामिल होना चाहती हैं, इनको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। बर्मा देश को भारत से अलग कर दिया गया, जो वर्तमान में म्यांमार है, उस समय उसका नाम क्या था, बर्मा। तो बर्मा देश को भारत से अलग कर दिया गया। तो एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया। चूंकि कोई भी देसी रियासत इसमें सम्मिलित नहीं हुई, इसलिए ये अखिल भारतीय संघ कभी भी व्यवहार में आ ही नहीं पाया, है ना। ये केवल प्रावधान ही बनकर रह गया। ठीक है। आगे इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन, हमने बताया द्वैध शासन, शासन के विषयों को 2 भागों में बांटना। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन को प्रांतों से हटाकर कहां लागू कर दिया गया, केंद्र में लागू। तो प्रश्न आएगा कि केंद्र में द्वैध शासन तो 1935, प्रांत में द्वैध शासन तो 1919। ठीक है। अगला, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। अब देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। प्रांतों में स्वायत्त शासन यानी पहले क्या होता था, जैसे हायरार्की जो थी वो इस प्रकार थी कि प्रांतों में गवर्नर होता था, गवर्नर के ऊपर केंद्र में गवर्नर जनरल होता था और उसके ऊपर ब्रिटेन का सम्राट होता था। ठीक है। अब कहा गया कि भाई गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल के नियंत्रण में नहीं रहेंगे, वो डायरेक्ट सम्राट के नियंत्रण में रहेंगे। वो मंत्रिमंडल के साथ काम करेंगे और गवर्नर जनरल का उनमें नियंत्रण नहीं रहेगा। तो प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ पहली बार 1935 के अधिनियम के माध्यम से किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा सभी शासकीय कार्यों को 3 सूचियों में बांटा गया, है ना। 3 सूची, केंद्र सरकार के कार्य केंद्र सूची या संघ सूची में दिए हुए थे, राज्य सरकार के कार्य राज्य सूची में, और एक सूची थी समवर्ती सूची, जिसमें दोनों कानून बना सकते थे। केंद्र भी कानून बना सकता था और राज्य भी कानून
बना सकते थे, है ना। तो 3 सूचियां पहली बार कब आई? 1935 के अधिनियम से, और आज भी हमारे यहां 3 सूचियों में वर्गीकरण है। पर इनके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां थी या अवशिष्ट विषय थे जिनका उल्लेख तीनों में नहीं है, उस पर निर्णय कौन लेगा? तो उस पर निर्णय गवर्नर जनरल के द्वारा लिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को और अधिक विस्तारित किया गया। इसमें भारतीय ईसाइयों को जोड़ लिया गया और हरिजनों को जोड़ लिया गया। मतलब अब हिंदुओं का भी विभाजन करने का प्रयास किया गया। पहले तो हिंदू मुस्लिम विभाजित कर दिए थे 1909 में। 1935 में हिंदुओं को विभाजित करने का, कि हरिजन अलग हो गए, भारतीय ईसाई अलग हो गए। ठीक है, तो इनके लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था। पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवियर को बनाया गया। ठीक है, तो ये था 1935 का अधिनियम, जिसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता को लागू करने का प्रयास किया गया। 3 सूचियां बनाई गई। आरबीआई के गठन का प्रावधान भी 1935 के अधिनियम में ही किया गया था। ठीक है, द्वैध शासन प्रांतों से हटाकर केंद्र में लागू किया गया। गवर्नर जनरल को और अधिक शक्तिशाली बनाया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। बर्मा का प्रशासन भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं जो भी आपको डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगले लेक्चर में इस लेक्चर के जितने डाउट हैं उनको पहले क्लियर करने का प्रयास करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबसे जरूरी व्यस्त होंगे। धन्यवाद।